हेलो एवरीवन, मास्टर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग केमिस्ट्री के कक्षा 12 के सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ठोस अवस्था। अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने की बात करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूं, जो कि है संघटक कण या अवयवी कण। संघटक कण या अवयवी कण की बात करें तो मतलब वो कण जिनसे हमारे पदार्थ बने हुए होते हैं, और वो कण होते हैं परमाणु, अणु या फिर आयन। अगर हम बात करें ठोसों की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ठोस किसी भी पदार्थ की वो भौतिक अवस्था होती थी जिसमें संघटक कण के जो मध्य दूरी होती थी वो लगभग नगण्य होती थी, और इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता था वह प्रबल होता था। लेकिन हमने यहाँ पे जो सबसे पहला स्टार्ट करना है टॉपिक, वो हमने पढ़ना है यहाँ पे ठोस के वर्गीकरण के बारे में। अगर हम बात करें ठोसों के वर्गीकरण की, तो ठोसों का जो वर्गीकरण है वो इस आधार पर किया जाता है कि ठोसों के भीतर जो संघटक कण है उनकी व्यवस्था कैसे है, मतलब संघटक कणों की व्यवस्था के आधार पर। संघटक कणों की व्यवस्था के आधार पर हमने ठोसों को दो भागों में बांटा हुआ है, जिसमें से एक को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है और दूसरे को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और पेपर में सामान्यतः यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भैया क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए, अथवा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखिए। अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो हम कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होते हैं जिनमें संघटक कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण एक अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब ये नियमित क्रम या अनियमित क्रम क्या है, इसको जरा थोड़ा सा डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे संघटक कण को इस तरीके से सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मैंने इनको एक लाइन में लगा दिया, ठीक। इसके बाद मैंने एक के नीचे एक और सर्कल रखता हुआ चले गया, इसी तरीके से एक के नीचे एक और सर्कल। तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक ऑर्डर दिखाई दे रहा है, एक नियमित क्रम दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं इन सर्कल को, इन संघटक कणों को रैंडमली लगाता हुआ चल जाऊं इस तरीके से, तो इस क्रम को हम अनियमित क्रम कहते हैं। तो अगर हम बात करें क्रिस्टलीय ठोसों की, तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अगर अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण अगर हम पूरे ठोस को देखें तो पूरे के पूरे ठोस में हमें एक जैसी व्यवस्था दिखाई देती, एक जैसा पैटर्न दिखाई देता है। जैसे एग्जांपल के लिए इस डायग्राम को देखें तो आपको दिखाई देगा, अगर ध्यान से देखें तो आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, स्क्वायर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों में नियमित क्रम पाया जाता है, इस कारण से पूरे के पूरे ठोस में हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, एक जैसी व्यवस्था दिखाई देती है। इसलिए हम कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, परासी मतलब होता है रेंज, मतलब बड़े रेंज में एक जैसी व्यवस्था। जबकि इसके अपोजिट अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण हमें ठोसों में कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं दिखाई देता है, एक निश्चित व्यवस्था नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं जहां पे हमें थोड़ा बहुत नियमित क्रम दिखाई देता है। ऐसे क्षेत्रों को हम क्रिस्टलेट कहते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था को हम कहते हैं
लघु परासी व्यवस्था। लघु मतलब छोटा, परासी मतलब रेन, मतलब छोटे स्तर पे हमें जो व्यवस्था दिखाई देती है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पे एग्जाम्पल हो गया चीनी, नमक, बर्फ आदि। जबकि यहां पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ग्लास, रबड़ आदि। अब अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो जैसा हमने पढ़ा कि इनमें अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, मतलब हर पार्टिकल की पोजीशन फिक्स्ड होती है। इस कारण से इनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी का निर्माण गन्ने के रस से किया जाता है, और अगर हम चीनी के क्रिस्टल को देखें तो वो हमेशा हमें घन के आकार का दिखाई देता है। अब ऐसा नहीं होता है कि गन्ने के रस को भाई घन के सांचों में डाला जाता है और फिर घन के आकार की चीनी का निर्माण किया जाता है, बल्कि जब भी हम गन्ने के रस से चीनी बना रहे हैं तो अपने आप उसके पार्टिकल घन के व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसलिए हमें चीनी के जो क्रिस्टल हैं वो हमेशा किस रूप में दिखाई देते हैं? घन के रूप में। इसके अपोजिट अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो क्योंकि इनमें अवयवी कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए हम कहते हैं इनका जो आकार होता है वो अनिश्चित आकार होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें गलनांक की तो क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक हम कहते हैं तीक्ष्ण गलनांक होता है। तीक्ष्ण गलनांक से मतलब होता है कि जब भी हम क्रिस्टलीय ठोसों को पिघलाते हैं तो पिघलने के दौरान ये पाया जाता है कि अगर हम उसमें थर्मामीटर डालें और थर्मामीटर की रीडिंग को नोट करें, टेम्परेचर को नोट करें, तो ये पाया जाता है उस दौरान टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, मतलब थर्मामीटर की रीडिंग चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आइस, अगर आइस का गलनांक की बात करें तो आइस का गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप एक बीकर में बर्फ को लीजिए, उसके अंदर थर्मामीटर को डाल दीजिए और थर्मामीटर की रीडिंग को ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे जब तक कि पूरा का पूरा बर्फ पानी में नहीं बदल जाती, थर्मामीटर की जो रीडिंग है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की रहेगी, मतलब फिक्स्ड है। तो इस तरीके के गलनांक को ही हम तीक्ष्ण गलनांक कहते हैं। जबकि इसके अपोजिट हम कहते हैं कि ये अक्रिस्टलीय ठोस ताप की एक परास पर पिघलते हैं, एक रेंज पर पिघलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ग्लास की अगर हम बात करें तो ग्लास का जो गलनांक होता है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कहने का मतलब ग्लास 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पिघलना स्टार्ट कर देता है, और जिस दौरान वो पिघल रहा होता है उस दौरान टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 1600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मतलब ये पूरा 1400 से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप की एक रेंज पर पिघलता है। नेक्स्ट, अगर हम 5th पॉइंट की बात करें तो हम कहते हैं कि ये सामान्यतः विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस सामान्यतः समदैशिक प्रकृति के होते हैं। और पेपर में पूछा जा सकता है भैया कि समदैशिक प्रकृति से आप क्या समझते, समदैशिक प्रकृति से आप क्या समझते हो और विषमदैशिक प्रकृति से आप क्या समझते हो। अगर हम बात करें समदैशिक, नाम से ही पता लग रहा है, सम मतलब समान, दैशिक मतलब दिशाएं, दिशाएं से मतलब हमारा जैसे x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो इनकी खास बात ये होती है कि इनके भौतिक गुणों को जब हम अलग अलग दिशाओं से नापते हैं, भौतिक गुण मतलब जैसे ऊष्मीय चालकता, वैद्युत चालकता, अपवर्तनांक, इनको जब हम अलग अलग दिशाओं से नापते हैं तो ये पाया जाता है कि उनका मान समान आता है। जबकि अगर हम इधर बात करें विषमदैशिक प्रकृति का, तो विषमदैशिक प्रकृति का मतलब होता है कि जब हम इनके गुणों को अलग अलग दिशाओं से नापते हैं तो ये पाया जाता है कि इनका जो मान होता है वो अलग अलग आता है। इसके अतिरिक्त इन ठोसों को हम वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि इन ठोसों को हम आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव
अतिशीतित द्रव मतलब कि नेचर इनका द्रव जैसा था, लेकिन इनको इतना ज्यादा ठंडा किया गया कि ये ठोस में परिवर्तित हो गए, तो इनको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। तो ये था आपका ठोस का पहला वर्गीकरण, जो कि ठोस का वर्गीकरण, जो कि इस आधार पे था कि ठोस के भीतर संगठक कणों की व्यवस्था किस तरीके की है, और उस आधार पर हमने दो भागों में बांटा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। इसके अतिरिक्त आप इसमें एक क्वेश्चन जरूर तैयार करिएगा, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? तो कांच को अतिशीतित द्रव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम कांच की बात करें तो कांच में द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है। भले ही वह गुण बहुत ही धीरे क्यों ना हो, परंतु उसमें भी बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए हम कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर हम खिड़कियों की बात करें जो कि बहुत पुरानी हो, मतलब 10-15 साल पुरानी, और अगर हम उन खिड़कियों को ध्यान से देखें तो ये पाया जाता है कि वो खिड़कियाँ, कांच जो हैं, वो नीचे से मोटे हो जाते हैं और ऊपर से पतले। उसका मेन कारण ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो कांच है खिड़कियों का, वो ऊपर से किधर की तरफ बहा है, नीचे की तरफ बहा है, मतलब उसमें बहने का गुण है, इसलिए हमने कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। अब हमारे सिलेबस में जो मेनली है वो हमारा क्रिस्टलीय ठोस के बारे में है। अक्रिस्टलीय ठोस से बस एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होगा, लेकिन अब हमने जिसको विस्तार से पढ़ना है वह हमने पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोसों को। और अगर हमें क्रिस्टलीय ठोसों को समझना है तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें दो वर्ड को समझना पड़ेगा। पहला वर्ड है क्रिस्टल, जालक, और दूसरा वर्ड है एकक कोष्टिका। और उत्तराखंड में बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये ठोस अवस्था चैप्टर में, कि क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका को परिभाषित करें या क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका में अंतर लिखें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो जैसे कि हम अभी क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ रहे थे, तो जैसे हमें पता है भैया कि अगर हम क्रिस्टलीय की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और अगर हम ठोसों की बात करें तो हमें पता है ठोस त्रिविमीय होते हैं। 3D मतलब इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। तो हम कहते हैं कि किसी भी ठोस में संघटक कणों की नियमित त्रिविमीय जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। किसी भी ठोस में संघटक कणों की जो नियमित त्रिविमीय व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो जरा इस व्यवस्था को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। उस व्यवस्था में हम ड्रॉ करते हुए क्या ध्यान रखेंगे, एक तो त्रिविमीय होना चाहिए और दूसरा वो नियमित होना चाहिए। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले 1D एक विमीय में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक विमीय में कैसे ड्रॉ करेंगे भैया, हम संघटक कणों को इस तरीके से एक लाइन में लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया 1D में, एक विमीय में। अब दो विमीय में बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि दूसरी लाइन के गोलों को ठीक उसके नीचे रख रहा हूँ इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो हमने व्यवस्था बनाई है ये हमने द्विविमीय व्यवस्था बनाई है। और नियमित भी आपको दिखाई देगी। नियमित किस तरीके से दिखाई देगी, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई देगा जो कि आपको दिखाई दे रहा है इसको। अब अगर हमें 3D व्यवस्था बनानी है तो 3D व्यवस्था बनाने के लिए अब हमें गोलों को लेके इनके ऊपर, तो एक एक गोले को अगर मैं इनके ऊपर रखता हुआ चले जाऊं तो जो वो व्यवस्था बनेगी वो 3D में भी होगी और साथ में अगर आप ध्यान से सोचे तो वो एक नियमित क्रम भी आपको दिखाई देगा। तो ये जो इस तरीके की व्यवस्था है इसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब मैं
इसी व्यवस्था को पॉइंट की फॉर्म में बनाने वाला हूं, तो मैं नंबर दे रहा हूं स्फीयर को, गोलों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर दिए। चलिए एक बार फिर से इस व्यवस्था को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, एक अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दे दिया है इस व्यवस्था को, 1 इन इस गोलों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पहले गोले को मैंने एक बिंदु से शो किया, फर्स्ट। सेकंड गोले को मैंने सेकंड पॉइंट से शो किया, थर्ड गोले को मैंने थर्ड पॉइंट से शो किया, और ऐसे ही आप चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, यानी एक विमीय में व्यवस्था हो गई। अब दो विमीय में व्यवस्था बनाने के लिए मैंने इनके नीचे एक एक पंक्ति और लगाते चले गए गोलों की। तो ये फोर्थ गोला, सेम ये फिफ्थ गोला, और ये सिक्स्थ गोला, ऐसी हम आगे भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से सेवंथ गोला, इसी प्रकार से एट्थ, और इसी तरीके से नाइन्थ। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास अब जो व्यवस्था है वो द्विविमीय व्यवस्था आ गई है। और ध्यान से देखें तो एक नियमित क्रम भी हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब त्रिविमीय बनाने के लिए हमें क्या करना है कि गोले लेने हैं, एक गोले को पहले वाले के ऊपर, दूसरे को दूसरे के ऊपर, फिर नेक्स्ट गोले को तीसरे के ऊपर, ऐसे नेक्स्ट गोले को चौथे के ऊपर रख देना है। तो जिसको हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, पहले गोले के ऊपर हमने एक गोला रख दिया, ऐसी चौथे के ऊपर, ऐसी सातवें के ऊपर, ऐसी दूसरे के ऊपर, ऐसी पांचवें के ऊपर, आठवें के ऊपर। और अब जो हमारे पास व्यवस्था आएगी वो त्रिविमीय में आएगी, जिसमें लंबाई होगी, जिसमें चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, इस तरीके से। ऐसी अगर हम और ऊपर बनाना चाहें तो इसको ऊपर भी बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो इसके ऊपर एक और लेयर रख सकते हैं गोलों की। इस तरीके से हमने एक और लेयर रख दी, हर गोले के ऊपर एक गोला, हर गोले के ऊपर एक गोला, हर गोले के ऊपर एक गोला, इस तरीके से। इस तरीके से अगर आप इसको यहां ध्यान से देखें तो इस व्यवस्था की एक खास बात आपको दिखाई देगी कि यहां पे आपको जो संघटक कण हैं, जिनको हमने यहाँ पे बिंदुओं के माध्यम से प्रदर्शित किया है, इन बिंदुओं को हम जालक बिंदु भी कहते हैं। तो ये जो व्यवस्था हमने बनाई है, इस व्यवस्था की दो खास बात है कि एक तो आपको 3D दिखाई देगा, इसमें लंबाई होगी, इसमें चौड़ाई होगी, इसमें ऊंचाई होगी, और साथ में आपको एक नियमित क्रम भी दिखाई देगा। तो संघटक कणों की ये जो नियमित त्रिविमीय व्यवस्था है, इस नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और इसके अंदर हम संघटक कणों को बिंदुओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, और इन बिंदुओं को हम जालक बिंदु कहते हैं। इसलिए हम क्रिस्टल जालक की एक और डेफिनेशन कह सकते हैं कि किसी भी ठोस में जालक बिंदुओं की जो नियमित त्रिविमीय व्यवस्था होती है, उस नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट एकक कोष्टिका की बात करें तो एकक कोष्टिका क्या होती है? एकक कोष्टिका क्रिस्टल जालक का एक पार्ट है। अब क्या पार्ट है जरा समझते हैं। अगर हम इस क्रिस्टल जालक को ध्यान से देखें तो हमें दिखाई देगा ये कई सारे बॉक्सेस से मिलकर बने हुए। अब मैं इसके अंदर से एक सबसे छोटा बॉक्स बाहर निकालूं, एक सबसे छोटा बॉक्स मैं बाहर निकालूं, तो इस बॉक्स की क्या क्या खास बातें होंगी जरा ध्यान से सोचिएगा। नंबर 1, ये त्रिविमीय है। नंबर 2, सबसे छोटी त्रिविमीय इकाई है। और नंबर 3, अगर ये पुनरावृत्ति करे, मतलब एक से जो एक के बाद एक बॉक्स, एक के बाद एक बॉक्स अगर आप लगाते जाएं तो पुनरावृत्ति करने पर सोच के देखिएगा ये पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक बना देगा। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को ही हम कहते हैं एकक कोष्टिका। यानी एकक कोष्टिका क्या हो गई? एकक कोष्टिका
किसी भी क्रिस्टल जालक की वो सबसे छोटी त्रिविम इकाई है जो अगर पुनरावृत्ति करे, बार बार पुनरावृत्ति करे, तो वो पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक को बना देती है एकक कोष्टिका कहलाती है।